integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखो, हम लोग शेयर स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, डायरेक्ट शेयर टेस्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राई एक्सेल टेस्ट। मैंने बोला था कि ट्राई एक्सेल टेस्ट अपने क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में से, वो ट्राई एक्सेल टेस्ट पे रहते हैं। अब ट्राई एक्सेल टेस्ट मैंने बताया था कि सभी सॉइल्स के लिए एप्लीकेबल, ये वाला टेस्ट हम लोग सभी सॉइल्स के लिए कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट शेयर के लिए बताया था कि सिर्फ और सिर्फ सैंडी सॉइल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल सैंपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सिलेंड्रिकल सैंपल जिसका कि डाया टू लेंथ का रेशियो क्या होगा, डाया टू लेंथ का रेशियो होता है 2। क्या होगा, यानी कि जो लेंथ होगी इसकी और ये जो फाई है, तो फाई इज टू एल की बात करें तो क्या हो जाएगा 1:2, यानी कि लेंथ जो होगी 2 टाइम्स ऑफ फाई होगी। और सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होगा और सॉइल कैसी होगी, सैचुरेटेड सॉइल का सैंपल होगा। अब ये सैंपल बनाएंगे कैसे, हम लोग एक रबड़ मेम्ब्रेन लेंगे, उसके अंदर सॉइल को फिल करेंगे। ठीक है, उसके अंदर सॉइल को फिल करेंगे जिसका कि रेशियो डाया टू लेंथ क्या रहेगा, 1:2। ठीक है भाई, सैचुरेटेड सॉइल है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सॉइल है इसके ऊपर स्टार्टिंग में, इस सैंपल के ऊपर स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, एक कन्फाइनिंग प्रेशर, यानी कि ये जो सॉइल, ये जो टेस्ट होता है वो 2 स्टेज में होता है। वैसे भी मैंने बताया शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट 2 स्टेज में। पहला स्टेज क्या होता है, कन्फाइनिंग स्टेज या फिर शेल प्रेशर स्टेज भी बोलते हैं इसको, शेल प्रेशर स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में जब सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं तो चारों तरफ से, सैंपल के चारों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, बराबर कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिग्मा 3, यानी कि अपना माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब देखो, प्रिंसिपल स्ट्रेस का नाम आ गया, इसका मतलब इसके अंदर मोर सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि अपने डायरेक्ट शेयर टेस्ट में हम लोगों ने मोर सर्कल ड्रॉ नहीं करा था। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोगों को फेलियर के अलावा और किसी भी जगह पे शेयर स्ट्रेस मालूम ही नहीं था, है ना। तो इसलिए अब इसमें हमने क्या लगाया, सिग्मा 3। अब सिग्मा 3 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिग्मा 3 को सिग्मा सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल प्रेशर। और बाकी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस तो है ही, बोलते ही, इसको अपने को पता ही है। इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब सेल प्रेशर हो गया, कन्फाइनिंग प्रेशर हो गया, या फिर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये तीनों। अब पहले स्टेज में इन चारों तरफ से बराबर लगाते हैं। अब ये चाहे तो ड्रेन्ड हो सकता है, अनड्रेन्ड हो सकता है। अगर ड्रेन्ड होगा तो इसका कंसोलिडेशन हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, और अगर अनड्रेन्ड होगा तो इसका कंसोलिडेशन नहीं होगा और उसमें पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा। तो जो टोटल स्ट्रेस होगा किसके बराबर होगा, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस दोनों की वजह से। अब देखो, सबसे जरूरी बात, मैंने अपने उसमें डायरेक्ट शेयर में क्या बताया कि पोर वाटर प्रेशर को हम लोग मेजर नहीं कर पाते, लेकिन ट्राई एक्सियल टेस्ट में हम लोग पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, तो ट्राई एक्सियल टेस्ट में हम लोग पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर पाते हैं। अब सेकंड स्टेज को हम लोग बोलते हैं डेविएटर स्टेज या फिर वही शेयरिंग स्टेज, यानी कि अब इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, शेयरिंग स्टेज। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें मतलब जो अपना क्या होता था, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस किधर से होता था, वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में। अब इसी डायग्राम में मैं लिख देता हूं, हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे सिग्मा डी। कितना बढ़ा देंगे वर्टिकल में, सिग्मा डी हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे, प्लस सिग्मा डी प्रेशर हम लोग बढ़ा देंगे वर्टिकल में। अब ये सिग्मा डी क्या है, सिग्मा डी जो है मेरा वो क्या है, डेविएटर स्ट्रेस है। क्या है, सिग्मा 3 इस क्या है, डेविएटर स्ट्रेस। अब यानी कि मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। वही सारे इफेक्टिव है ना बेटा, बस ये आपको ध्यान रखना है, सारे पैरामीटर्स क्या है, इफेक्टिव है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। इसको हम लोग बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो, इसमें सेकेंड स्टेज में भी पानी जा सकता है या नहीं जा सकता, वो अपने पे डिपेंड करता है। यानी कि पोर वाटर प्रेशर कंप्लीटली इसके केस में, किसके केस में, ट्राई एक्सियल टेस्ट के केस में अपने ही हाथ में होता है। हम चाहे तो डिसिपेट कराएं, हम चाहे तो नहीं कराएं। और दोनों ही कंडीशन में पानी अगर डिसिपेट हो गया तो टोटल स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर, क्योंकि U = 0 हो जाएगा। और अगर पानी डिसिपेट नहीं हुआ है तो हम लोग क्या कर लेंगे, पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर लेंगे, जबकि हम लोग डायरेक्ट शेयर में नहीं कर पाते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, तो सिग्मा 1 के इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। अगर मैं फेलियर के ऊपर सिग्मा डी की बात करूं, सिग्मा डी एट फेलियर, इसको मैं बोलता हूं कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक बार आया हुआ है कि सिग्मा डी एट फेलियर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब ये सिग्मा डी एट फेलियर किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3
के बराबर हो जाएगा एट फेलियर। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। F स्टैंड्स फॉर फेलियर, तो सिग्मा डी एट फेलियर किसके बराबर हो जाएगा? कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, वही सिग्मा डी वगैरह हम लोग कैसे निकालेंगे? सिग्मा डी अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग बढ़ा तो क्या रहे, लोड बढ़ा रहे, तो सिग्मा डी एट फेलियर क्या हो जाएगा? पी बाई ए, पी एफ यानी कि फोर्स एट फेलियर या लोड एट फेलियर बाय एरिया, बस यही है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब इसमें मोर सर्कल बनाएंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को लेके। मोर सर्कल बनाएंगे तो मोर सर्कल में हमने देखा कि जो रेडियस होती है मोर सर्कल की वो किसके बराबर होती है? रेडियस ऑफ मोर सर्कल इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, तो इसमें भी वही होगी। और जो सेंटर होगा वो किसके बराबर होता है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, सॉरी रेडियस होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, और जो सेंटर होगा वो होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 कॉमा 0, यानी कि x कॉमा 0, ये होगा y एक्सिस पे। ठीक है, तो रेडियस अपने को पता है, सेंटर अपने को पता है, तो मोर सर्कल हम लोग बना सकते हैं। जैसे ही मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मेरे को पता चल जाए कि मैं वैसे ही अपना मोर सर्कल बना सकता हूं। लेकिन डायरेक्ट शेयर टेस्ट में ऐसा कुछ हमको सिग्मा 1 सिग्मा 3 पता ही नहीं था, वहां तो सिर्फ टाउ और नॉर्मल स्ट्रेस ही था, यानी कि अब देखो, अब मैंने पहली बार अब क्या करा, मैंने इसके ऊपर सिग्मा 3 पहली बार ये, फिर मैंने क्या करा, सिग्मा 3 बढ़ा दिया। अब जैसे जैसे मैं सिग्मा 3 बढ़ाऊंगा, यानी कि शेल प्रेशर को जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा, तो देखो मैंने चारों तरफ से प्रेशर बढ़ा दिया। अब चारों तरफ से प्रेशर बढ़ा दिया, अब इधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अब अगर मैं डेविएटर स्ट्रेस लगाऊंगा तो क्या मेरा सिग्मा डी भी तो इंक्रीज होगा, मेरे को तोड़ने के लिए और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। भाई चारों तरफ से अगर बराबर प्रेशर लग रहा है तो अब मेरे को उस सैंपल को तोड़ने के लिए डेविएटर स्ट्रेस क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे सिग्मा 3 इंक्रीज होगा, यानी कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 इंक्रीजेस, तो डेविएटर स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा। अगर डेविएटर स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो सिग्मा 1 भी इंक्रीज होगा, यानी कि सिग्मा 1 वैसे तो इंक्रीज होना ही है लेकिन और ज्यादा इंक्रीज होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब मोर सर्कल हम लोग कैसे बनाएंगे, इनका मोर सर्कल बनाते हैं, इधर ही बना लेते हैं। ठीक है, मोर सर्कल कैसे बनाएंगे, देखो भाई अपने को पता है किसके बीच में बनेगा, वही सिग्मा नॉर्मल और ये हो जाएगा अपना टाउ। ठीक है, अब पहला अपन ने मोर सर्कल बनाया सिग्मा 3 और सिग्मा 1 के बीच में, ये सिग्मा 3, ये है सिग्मा 1। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, सिग्मा 3 इंक्रीज कर दिया, यानी कि शेल प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो सेल प्रेशर इंक्रीज होगा तो सिग्मा 1 भी इंक्रीज होगा, सिग्मा 3 डैश हो गया, ये सिग्मा 1 डैश हो गया। मैंने अब क्या करा, एक और बार अपने बढ़ा दिया, तो ये लो, तो ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 डबल डैश, ये हो जाएगा सिग्मा 1 डबल डैश। अब मैं मान लो और बढ़ा रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा आ गया, तो ये आ गया सिग्मा 3 ट्रिपल डैश और ये आ गया सिग्मा 1 ट्रिपल डैश, इधर सिग्मा हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो जितने भी पीक पॉइंट्स हैं, इन पीक पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए मैं क्या करूंगा, सर्कल ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा, इन पीक पॉइंट्स को मिलाते हुए सर्कल ड्रॉ करूंगा। तो ब्लू पेन से मिला देता हूं, इन पीक पॉइंट्स को मिलाते हुए सर्कल ड्रॉ करूंगा। अब देखो इतना अच्छा तो नहीं बन रहा, ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो लाइन है ये अल्फा एंगल बना रही है, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अपन को पता है। और इसको क्या बोलते हैं, मोर फेलियर एनवेलप। ये क्या है, मोर फेलियर एनवेलप। इसको देखना, ये पूरा आ रहा है क्या, देखना पूरा आ रहा है क्या, यहां तक थोड़ा सा इधर करता है ना, पूरा दिखना चाहिए। तो ये क्या है अपना मोर फेलियर एनवेलप। किसको, अपन ने जितने भी मोर सर्कल 4 बार अपन ने इंक्रीज करा, तो चारों बार अपन का क्या हो रहा है, सिग्मा 3 इंक्रीज हो रहा है, तो सिग्मा 1 भी इंक्रीज हो रहा है। सिग्मा 3 जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा, सिग्मा 1 कोई नहीं, अब दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो सिग्मा 3 जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, सिग्मा 1 भी इंक्रीज होगा। और ऐसे करते करते अपना क्या हो गया, ये ऐसे अलग अलग 4 सर्कल्स बन गए, यानी कि 4 सैंपल पे अलग अलग हमने टेस्ट करा। अब जब चारों सैंपल पे अलग अलग टेस्ट करा, उनके बाद हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी चारों सर्कल से कॉमन टेंजेंट। क्या करी, चारों सर्कल से कॉमन। अब ये लाइन तो थोड़ी टेढ़ी चली गई क्योंकि मैंने यहाँ डायग्राम सही नहीं बनाया, अदरवाइज क्या होता, लाइन सीधी जाती तो कोई इशू नहीं था। ठीक है, और ये जो मोर फेलियर एनवेलप है वो कितना एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ फाई, और ये क्या है, सी अपना क्या है, कोएशन है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब भाई मेरे को ये इक्वेशन भी पता है, सिग्मा 1 इक्वल टू क्या है, सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। अब मुझे ये पता है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में मुझे सिग्मा 1 भी पता है, सिग्मा 3 भी पता है मुझे, और c भी पता है।
सॉरी सिग्मा 1 और सिग्मा 3 पता, मुझे को सी नहीं पता ना अल्फा पता है। अल्फा क्या होता है अपने को ये पता है 45 प्लस 5/2। अब एक बात याद करो कि मैंने शुरुआत में बोला था कि हम लोग शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या डिटरमाइन करते हैं, सी और फाई ही डिटरमाइन करते हैं कोई भी शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट हो। और सी और फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो सी और फाई क्या होते हैं, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स होते हैं। और तो इससे अगर अब देखो मेरे पास एक बार ये सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की इक्वेशन, दूसरी बार सिग्मा 1 डैश और सिग्मा 3 डैश रख के इक्वेशन बन जाएगी, तीसरी बार सिग्मा 1 डबल डैश और सिग्मा 3 डबल डैश हो जाएगा, चौथी बार सिग्मा 1 ट्रिपल डैश, यहाँ पे भी सिग्मा 3 ट्रिपल डैश, ऐसे करके मेरे को 4 इक्वेशन मिल जाएगी। अगर इसको देखा जाए तो 4 इक्वेशन मिल गई और मुझे अननोन कितने, 2 ही, सी और फाई, तो मेरे को सी और फाई यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे, तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब सी और फाई जब मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब उसके बाद मैं कुछ नोट लिख लेता हूँ। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लेता हूँ। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है, बस यही है ट्राई एक्सेल टेस्ट, कुछ नहीं है बहुत सरल, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नोट क्या लिख रहा हूँ, अगर मेरा टेस्ट अनड्रेन्ड है, इफ टेस्ट इज अनड्रेन्ड, दोनों ही कंडीशन में अगर टेस्ट अनड्रेन्ड है तो सी और फाई क्या मिलेंगे, सी की जगह मिलेगा मेरे को सी यू, यानी कि अनड्रेन्ड कोहेशन मिलेगा। अगर टेस्ट अनड्रेन्ड है तो फाई की जगह क्या मिलेगा, फाई यू, वो क्या हो जाएगा, अनड्रेन्ड इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या अनड्रेन्ड फ्रिक्शन बोल दो, सिंपल अनड्रेन्ड फ्रिक्शन मिलेगा। ठीक है, एक तो ये। अगर टेस्ट मेरा ड्रेन्ड है, इफ ये तो टेस्ट था अनड्रेन्ड, अगर मेरा टेस्ट ड्रेन्ड है, इफ टेस्ट इज ड्रेन्ड, तो क्या हो जाएगा, सी की जगह हो जाएगा सी डी, ड्रेन्ड कोहेशन। इसको क्या बोलूंगा मैं, ड्रेन्ड कोहेशन। खाली सिंपल सी भी लिखे कोई इशू नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या करता हूँ कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन में ऐसा दे देता, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और आप सोचोगे मैंने कराया नहीं। और फाई क्या हो जाएगा, फाई डी के बराबर हो जाएगा। अनड्रेन्ड, ये भी क्या हो जाएगा, ड्रेन्ड फ्रिक्शन। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब जब टेस्ट अनड्रेन्ड है, अब देखो इफ टेस्ट इज अनड्रेन्ड, अब मुझे यह पता है अनड्रेन्ड टेस्ट में, डायरेक्ट ट्राई एक्सेल टेस्ट में मेरे पास पोर वाटर प्रेशर मेजरमेंट के तरीके हैं, तो मैं क्या करूंगा, यू मेजर कर लूंगा। तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 जो हो जाएगा, देखो इससे ये सारे के सारे इफेक्टिव है ना, तो ये भी यहाँ पे भी इफेक्टिव लिख रहा हूँ, टोटल मैं कहीं नहीं लिख रहा। टोटल पूरे डायरेक्ट शेयर मतलब पूरे शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट में मैंने टोटल पैरामीटर कहीं नहीं लिखे, हर जगह इफेक्टिव पैरामीटर्स लिखे, मैंने पहले बताया था। तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 डैश इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस यू पोर वाटर प्रेशर, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, टोटल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस यू माइनस पोर वाटर प्रेशर। सिग्मा 3 डैश भी किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 3 माइनस यू। अब आप बोलोगे सर आपने ये वाला तो बताया नहीं बेटा, अगर इनको मैं एक एक और ज्यादा कर देता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक बढ़ा देता हूँ। अब तुमको सबको क्या लगेगा, ये सारे के सारे क्या लगेंगे, इफेक्टिव। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये लो, ये हो गए अपने इफेक्टिव। ठीक है, तो ये सारे के सारे इफेक्टिव पैरामीटर। तो मैं पोर वाटर प्रेशर मेजर करूंगा तो सिग्मा 1 में से माइनस करूंगा और सिग्मा 3 में से भी माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये टेस्ट जो है मैं हर एक सॉइल के लिए क्यों कर पाता हूँ, क्योंकि इसमें जब मैंने सैंपल बनाया था तो मैंने क्या बोला, रबर मेम्ब्रेन के अंदर कोटिंग होती है। किसके अंदर, ये जो सैंपल बनाया था ये मेरा किसके, इसके चारों तरफ क्या रहती है, रबड़ की मेम्ब्रेन रहती है। अब रबड़ मेम्ब्रेन रहने की वजह से क्या होगा कि चाहे सैंड हो चाहे क्ले हो, इसके अंदर क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू आया नहीं। अब देखते हैं अपन आगे इसमें। अब फोर्थ क्या हो जाएगा, अगर टेस्ट ड्रेन्ड, इफ टेस्ट इज अगेन ड्रेन्ड, अगर ड्रेन्ड टेस्ट है तो पानी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा, तो पोर वाटर प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा। तो सिग्मा 1 किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 1 जो हो जाएगा इनकी टोटल स्ट्रेस ही अपना इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, और सिग्मा 3 डैश इक्वल टू सिग्मा 3, यानी कि टोटल ही मेरा इफेक्टिव होएगा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर तो है ही नहीं। तो जितना लोड आएगा वो कौन लेगा, सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो पिछले वाले में डायरेक्ट शेयर में और इसमें क्या डिफरेंस था, डायरेक्ट शेयर में मैं ये चीज मेजर नहीं कर पा रहा था, यू मैंने माइनस ही नहीं करा था, वहां मेरा सारा का सारा क्या था, पोर वाटर प्रेशर निकल रहा था, सॉइल में से पानी बाहर निकल रहा था। अगर नहीं भी निकल रहा था तब भी मैं उसको मेजर नहीं कर पा रहा था। इधर पड़ा है तब भी मेजर कर सकता हूं, और बाहर निकल रहा है ना, पोर वाटर प्रेशर पानी बाहर जा रहा है, तब भी मैं उसकी वजह से, बाहर निकलने वाले पानी की वजह से भी पोर वाटर प्रेशर मेजर कर सकता हूं। बट उसका कोई रोल नहीं होता मेरे
उसके शेयर स्ट्रेंथ में, इसलिए मैं उसको मेजर नहीं कर रहा, वरना मैं मेजर तो सब कुछ कर सकता हूं इसके टेस्ट के कंडीशन में। अब मैं देखता हूं, जैसे उसमें हम लोगों ने वो निकाला था, क्या कहते हैं, करेक्टेड एरिया, इसमें भी करेक्टेड एरिया। अब देखो रिजल्ट के जो इंटरप्रिटेशन है ना, इसके सारे के सारे वैसे ही हैं जैसे पिछले वाले टेस्ट के थे, यानी कि डायरेक्ट शेयर के जैसे रिजल्ट इंटरप्रिटेशन थे, सेम टू सेम वही है, कोई रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में कोई फर्क नहीं, अब मेरे को निकालना है करेक्टेड एरिया। अब ये जो है, अब ऐसा सैंपल है तो इसका इनिशियल एरिया मान लिया A0, इसका डाया मान लिया D और हाइट मान लिया H, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इस पे मैंने लोड लगाया तो लोड ऊपर से ज्यादा लग रहा है, साइड से कम लग रहा है, तो क्या होगा कि हाइट तो इसकी डिक्रीज हो जाएगी, इसका डाया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब डाया इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि ये रबड़ मेम्ब्रेन के अंदर है, रबड़ मेम्ब्रेन से बाहर तो सॉइल जा नहीं रही, सॉइल वहीं के वहीं रहनी है, तो मेरा वॉल्यूम तो सेम रहेगा लेकिन डाया कम हो जाएगा, मतलब डाया इंक्रीज हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा H1, ये हो जाएगा D1, और इसको मैं कह सकता हूं करेक्टेड एरिया। तो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट A0 इंटू H इक्वल्स टू AC इंटू H1 के बराबर। तो भाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तो वही है क्योंकि सॉइल तो वहां से बाहर गई नहीं है, तो मेरा करेक्टेड एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A0 इंटू H अपॉन में H1, A0 इंटू H अपॉन में H1। अब देखो A0 इंटू H और H1, H और H1 में क्या रिलेशन है, H और H1 में क्या रिलेशन है भाई, H और H1 में क्या रिलेशन है, H1 को मैं नहीं लिख सकता क्या, यहाँ पे जो हाइट का चेंज आया वो कितना आया, H माइनस डेल्टा H, तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H माइनस डेल्टा H, मतलब हाइट का जो डिफरेंस आया यहाँ पे कितना आया, डेल्टा H, तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H माइनस डेल्टा H, तो ये क्या हो जाएगा, A0 इंटू H अपॉन में H माइनस डेल्टा H, यहाँ से मैं क्या ले लूंगा, H कॉमन ले लूंगा, तो A0 इंटू H अपॉन में H 1 माइनस डेल्टा H बाय H, तो H से H कैंसिल आउट हो गया, तो करेक्टेड एरिया विल बी A0 अपॉन में, ये देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन। तो करेक्टेड एरिया इसमें क्या हो जाएगा, करेक्टेड एरिया विल ऑलवेज बी ग्रेटर, करेक्टेड एरिया विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ओरिजिनल एरिया। क्यों, AC इसमें क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल एरिया। पिछले वाले में क्या था, कम था, इसमें क्या आएगा, ज्यादा आएगा, हमेशा से हमेशा करेक्टेड एरिया क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट शेयर में तो क्या आया था, AC ऑलवेज लेस देन आया था A0, और इसमें क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये तो हो गया ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट का DST, और ये ट्राई एक्सियल टेस्ट का, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो टाइप्स ऑफ अलग अलग तरह के फेलियर होते हैं, किसमें, डायरेक्ट ट्राई एक्सियल टेस्ट में अलग अलग तरह के फेलियर होते हैं। अब वो कौन कौन से फेलियर्स होते हैं देखते हैं। इनके 3 तरह के फेलियर होते हैं, ब्रिटल फेलियर होता है, सेमी ब्रिटल और प्लास्टिक फेलियर। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फेलियर, टाइप्स ऑफ फेलियर, सबसे पहला ब्रिटल फेलियर। अब ब्रिटल फेलियर किस में होगा, डेंस सैंड, डेंस सैंड या और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में। OCC मतलब क्या होता है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में होगा। अब इसमें जो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन क्या आएगा, लगभग 4 से 6%। मैंने क्या, अपन ने जब देखा था पिछले डायरेक्ट शेयर के रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन में अपन ने देखा था, जो डेंस सैंड थी उसमें क्या आ रहा था कि जो चेंजेस आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, बहुत कम। एक बार चेंज हुआ मैक्सिमम तक पहुंचा, उसके बाद तो कंप्लीट बिखर गया था। रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन में अपन ने वर्ड रेशियो वाले में देखा था ऐसे कि क्या आ रहा था, एक बार कम हो रहा था फिर ऐसे बढ़ गया था, जबकि लूज में तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था। इसका मतलब जो चेंजेस है, यानी कि पीक पे जहां पे वो फेल हो रहा है उसमें जो चेंजेस था वो क्या था, कम था। यानी कि स्ट्रेन जो आ रहा है, जो इसके डायमेंशन में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 4 से 6%। और जितने ये अपन को ये भी पता है कि जितने पार्टिकल पास में होते हैं उसमें चेंजेस उतना कम आता है, स्ट्रेन कम आता है, लेकिन डिफॉर्मेशन हाई पीक पे होता है। तो 4 से 6% स्ट्रेन पे फेल हो जाता है। कैसे, ये ऐसा है कोई सैंपल, ठीक है, तो ये बीच में से ऐसा हो जाएगा। तो इसको कैसे हो जाएगा, ये ऐसा कह सकते हैं अपन, ये ऐसे ऐसे टूट गया, कंप्लीटली ब्रिटल फेलियर होगा। हाइट में कोई ज्यादा फर्क आएगा नहीं, इधर से क्या लग रहा है सिग्मा 3 और ऊपर से क्या लग रहा है सिग्मा
1 यानी कि एक्चुअल स्ट्रेस या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये ऐसा हो जाएगा। और ये भी मेरे को पता है सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा 3 प्लस डी। ठीक है, ये तो अपने को चीजें पता ही है। तो ये स्ट्रेन कितना होगा, 4 से 6% होगा। ठीक है, अब कभी कभी इसमें ब्रिटलनेस निकालनी होती है मुझे कि सॉइल का जो सैंपल है वो कितना ब्रिटल है, तो ब्रिटलनेस निकालनी होती है। जैसे हार्डनेस निकालते हैं, टफनेस निकालते हैं, वैसे ही हमको ब्रिटलनेस निकालनी। ब्रिटलनेस क्या होती है, वो आती है पीक स्ट्रेंथ, पीक स्ट्रेंथ माइनस अल्टीमेट स्ट्रेंथ, पीक स्ट्रेंथ माइनस अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ब्रिटलनेस क्या होती है, तो पीक स्ट्रेंथ माइनस अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन में अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बस लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि होता किसमें ब्रिटल फेलियर क्वेश्चन आता है, ब्रिटल फेलियर किसमें होता है, डेंस एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, और स्ट्रेन क्या होगा 4 से 6%। यानी कि सॉइल जितनी ज्यादा अच्छे से पैकिंग होगी उसमें उतना कम स्ट्रेन आएगा और फेलियर क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ पे होगा। अब लेकिन अगर यही मैं बात करूं, अब यही अगर मैं बात करूं कि सेमी ब्रिटल फेलियर या सेमी प्लास्टिक फेलियर किसमें होगा, तो देखते हैं। तो सेमी प्लास्टिक फेलियर किसमें होगा, C5 सॉइल्स में। सेमी ब्रिटल फेलियर, सेमी ब्रिटल फेलियर और सेमी प्लास्टिक फेलियर किसमें होगा, सिल्ट में। किसमें होगा, सिल्ट में, यानी कि C5 सॉइल्स में। कौन सी इसमें, C5 सॉइल्स में, जिसके अंदर मिक्स हो सॉइल, यानी कि जिसमें कोएशन भी हो और इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी हो, ऐसी सॉइल में होगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं इसके कंपैरिजन ऐसे देखा जाए तो डेंस सैंड की जगह क्या आ जाएगा, मीडियम सैंड। क्या आ जाएगा, मीडियम सैंड। अब इसमें जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा लगभग 10-12%। स्ट्रेन जो आता है 10 to 12%। तो जैसे जैसे देखो वॉइड रेशियो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सॉइल की लूजनेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्ट्रेन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम जो चेंज होएगा वो ज्यादा होएगा। ये अपन ने देखा ही था रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन में, लास्ट लेक्चर में, डायरेक्ट शेयर वाले में। ठीक है, और इसमें जो फेलियर होगा कैसे होगा, ये जो सॉइल सैंपल था ऐसा था, अब ये सॉइल सैंपल कैसे फेल होगा, ऐसे ऐसे फेल हो जाएगा। यानी कि इसका देखो हाइट बहुत ज्यादा डिक्रीज होएगी पहले और डाया बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, उसके बाद फेल होगा। जबकि पिछले में देखो ऐसे दोनों अलग अलग एक झटके पे टूट गए थे। कहने का मतलब ये है कि जो प्लास्टिक होता है वो धीमे धीमे टूटता है, ठीक है, और अगर वही कोई कांच वगैरह हो, ब्रिटल मटेरियल हो, वो एक झटके में टूटता है, वहीं के वहीं। तो वही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या थी, सिग्मा 1 और ये क्या है, सिग्मा 3। ठीक है, ओरिजिनल सैंपल तो ये वाला है, लेकिन टूटते टाइम ये वाला, ये एट फेलियर कह सकते हैं। ये एट फेलियर, ये अपना क्या है, ओरिजिनल सैंपल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि प्लास्टिक फेलियर किसमें होगा, अब मेरा क्या बच गया, प्लास्टिक फेलियर तीसरे नंबर पे, प्लास्टिक फेलियर। तो प्लास्टिक फेलियर में क्या होगा, अब ये जो होगा ना कि हाइट वाला जो डिक्रीज होगा ना, अब बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ये जो सैंपल है ऐसा, ये ऐसे, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है, कोई बार बार बनाने की जरूरत है नहीं। अब इसमें जो स्ट्रेन आएगा वो लगभग आएगा 15 से 20%। स्ट्रेन क्या आएगा, 15 to 20% के आसपास। इतना ज्यादा चेंजेस आ जाता है वॉल्यूम में। जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 से 20% के आसपास। ठीक है, पिछले में आ गया था 10-12%, इसमें आ जाएगा 15 से 20%। और होगा कौन सी सॉइल में, सॉफ्ट, यानी कि लूज सैंड एंड कौन सा बच गया, वहां पे ओसीसी आ गया था, तो यहां पे नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में या सॉफ्ट क्लेज में, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉफ्ट क्ले। पूछा जाता है ये चीजें, है ना, इसीलिए लिखवाई जा रही है, अदरवाइज लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज हो गई अपने। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ फेलियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन रेस्पेक्ट टू ट्राई एक्सियल टेस्ट। ट्राई एक्सियल टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपने को याद रखने हैं, क्योंकि क्या आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। अभी ट्राई एक्सियल खत्म नहीं हुआ है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब ये ट्राई एक्सियल के रेस्पेक्ट में, सबसे पहले
सबसे पहले तो देखो डायरेक्ट शेयर के कंपैरिजन होगा। डायरेक्ट शेयर में क्या था, प्लेन जो हो रहा था वीकेस्ट प्लेन का अलोंग फेलियर नहीं हो रहा था, वो क्या हो रहा था, प्री डिटरमाइंड के अलोंग फेलियर। लेकिन इसमें हमने देखा कि कोई प्री डिटरमाइंड ऐसा कुछ था ही नहीं। इसमें सब लोग हमने ऐसा देखा कि ऐसा फेलियर भी हो रहा है, ऐसा भी, तो कोई पहले से पता थोड़ी था। लेकिन पिछली बार में पता था कि यहाँ से सेंटर से अलग होगा, तो इसमें कुछ प्री डिटरमाइंड नहीं है। तो फेलियर इज अलोंग वीकेस्ट प्लेन, फेलियर इज अलोंग वीकेस्ट प्लेन हो रहा है, यानी कि जहां से सबसे ज्यादा कमजोर है वहीं से टूट होएगा या वहीं से फेल होगा। दूसरा, उसमें हम लोग मोर सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें हम लोग मोर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि स्ट्रेसेस मेरे को फेलियर के अलावा दूसरी जगह पे भी पता है। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ जहां पे फेल हुआ था तभी पता चला कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस थी, अदरवाइज मेरे को टाउ का कोई पता ही नहीं चल रहा था। तो इसमें मेरे को पता चल रहा है स्ट्रेसेस एट फेलियर, मेरे को स्ट्रेसेस एट ऑल पॉइंट्स आर नोन, मेरे को सभी जगह पे स्ट्रेसेस पता है, यानी कि फेलियर के टाइम भी और फेलियर से पहले भी। दूसरा, इसमें मेरे को ड्रेनेज के ऊपर कंट्रोल है, मैं चाहूं तब पानी बाहर निकालूं, तो चाहूं तो नहीं निकालूं, यानी कि ड्रेन्ड कंडीशन में भी कर सकता हूं, अनड्रेन्ड कंडीशन में भी कर सकता हूं। लेकिन वो तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ ड्रेन्ड कंडीशन में था, तो इसको लिख सकता हूं कंप्लीट कंट्रोल ओवर ड्रेनेज, कंप्लीट कंट्रोल ओवर ड्रेनेज। ठीक है, अब देखो एक और चीज, वो चीज क्या है, अब ये जो रिजल्ट देता है ना, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। क्या देता है, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स। क्या देता है, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स। क्यों, क्योंकि अपना जो ड्रेनेज है उस पर कंप्लीट कंट्रोल है, इसी वजह से मोस्ट सुटेबल रिजल्ट्स देता है, मोस्ट एक्यूरेट। उसके बाद एप्लीकेबल किसके लिए है, एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉइल्स, एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉइल्स, चाहे सैंड हो चाहे सिल्ट, अपन ने देखे फेलियर के हिसाब से, इसमें लूज में भी था, क्ले में भी था, सबके लिए, फॉर ऑल सॉइल्स। लेकिन डायरेक्ट शेयर किसके लिए था, सैंडी सॉइल्स के लिए था। इसके अलावा अब जो मेरा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना फेलियर पे, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। हमने देखा एकदम बराबर सब जगह, ये देखो यहाँ पे सब जगह पे बराबर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऐसे नहीं कि कहीं कम पे कहीं पे ज्यादा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन is यूनिफॉर्म एट फेलियर। यूनिफॉर्म होगा ना अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तभी वीकेस्ट प्लेन का लॉन्ग फेल होगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो मान लो किसी पॉइंट पे ज्यादा आ गया, अब चाहे वो वीकेस्ट प्लेन था ही नहीं, लेकिन उसके अगर ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आएगा तो फेल होएगा ही होएगा। मान लो मेरा हाथ भाई यहां से मुड़ना है, ठीक है, यहां से मुड़ना है, अब मेरा लोड यहां पर आ ही नहीं रहा, इस जॉइंट पे लोड ना आके वो लोड मैक्सिमम यहां आ गया, तो मेरा हाथ तो यहीं से टूट जाएगा ना भाई, मुड़ने की जगह वो तो यहीं से टूट जाएगा, तो यहाँ को मौका ही नहीं मिला। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो वीकेस्ट प्लेन का लॉन्ग टूटेगा नहीं। लेकिन अगर पूरे हाथ पे सब जगह बराबर लोड आ रहा है तो मेरा हाथ यहीं से मुड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से पहले मुड़ सकता है, यहाँ पे ये क्या है, वीक है। तो वही चीज हो गया कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट फेलियर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और तो क्या है, कंप्लीट कंट्रोल। अब लास्ट हो गया, पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर्ड, पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको ध्यान में रखने हैं, किससे, ट्राई एक्सियल टेस्ट से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट करते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं, तीसरे नंबर पे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। दो टेस्ट हो गए, डायरेक्ट शेयर हो गया, ट्राई एक्सियल हो गया। अब अपने को करना है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, यूसीएस टेस्ट भी बोलते हैं जिसको, और ये होता है हमेशा अनट्रेंड। तीसरा टेस्ट अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एक हमेशा क्या होता है, अनड्रेन्ड। अब अनड्रेन्ड क्यों, इसमें जो देखो ये क्या लिखा, मैंने लिखा अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड का मतलब क्या होता है, इसमें जो, और सबसे एक और बात, ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइएक्सियल है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट, यानी कि ट्राइएक्सियल का ही एक कह सकते हैं उसी का टाइप है। ट्राइएक्सियल टेस्ट करने के तरीके में से एक तरीका यहाँ पे, ट्राइएक्सियल में हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने चारों तरफ से बराबर क्या लगाया था, सिग्मा 3 लगाया था शुरुआत में। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जैसे बोल दिया ना अनकन्फाइंड, यानी कि ये सॉइल को कन्फाइन कर ही नहीं रहा,
सॉइल को, सैंपल को अनकन्फाइंड रख रहा है, कन्फाइंड कर नहीं रहा, दबा नहीं रहा, इसका मतलब सिग्मा 3 इसमें क्या होगा, 0 होगा, इसमें सिग्मा 3 0 होगा। दूसरा, उसमें क्या था, रबड़ मेम्ब्रेन था ट्राइएक्सियल टेस्ट में। भाई ये जो सैंपल किस में था, रबड़ मेम्ब्रेन में था, लेकिन यहां पर रबड़ मेम्ब्रेन भी नहीं होती, ठीक है। वो जो था उसमें क्या था, रबड़ मेम्ब्रेन के अंदर सैंपल था, इसलिए बिखर नहीं रहा था, तो सैंड और क्ले दोनों के लिए एप्लीकेबल था। अब ये रबड़ मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, तो क्या होगा कि सैंड का अगर मैं इतना बड़ा सैंपल बनाऊं तो क्या पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि सैंड के अंदर कोहेशन नहीं होता, तो क्या होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन कुछ होता नहीं, तो वो बिखर जाएंगे। तो ये जो सैंपल अगर मैं बनाऊंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कोहेशन की वजह से सैंपल बनेगा, और कोहेशन किस में होता है, क्ले में। तो इट इज सूटेबल ओनली फॉर क्लेस। क्यों, क्योंकि इसमें नो रबड़ मेम्ब्रेन की वजह से ये सूटेबल किसके लिए, क्लेस के लिए। सिग्मा 3 तो होता ही नहीं है, चलो इसको हटा दिया। अब देखो, अब इसमें क्या लगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 1 लगा, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 1 लगा। दूसरा, इसमें मेरे को ड्रेनेज वगैरह ऐसा कुछ फाइंड आउट करना, मतलब ड्रेनेज पे कोई कंट्रोल वगैरह होता नहीं है, कंप्लीटली अनड्रेन्ड टेस्ट है। अब ये अनड्रेन्ड टेस्ट है, तो मेरे को जो भी पैरामीटर्स मिलेंगे, मान लो CU और FU, क्या मिलेंगे, अनड्रेन्ड पैरामीटर्स, ठीक है। यानी कि जो मेरा टोटल, अब पोर वाटर प्रेशर मेजर नहीं कर सकता, यू कैन नॉट बी मेजर्ड, पोर वाटर प्रेशर मेजर नहीं कर सकता, यानी कि जो टोटल स्ट्रेस होगा वो मेरे को मानना ही पड़ेगा जबरदस्ती इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से। तो टोटल स्ट्रेस किसके बराबर है, इफेक्टिव स्ट्रेस। अब अपने इक्वेशन क्या थी, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, सिग्मा 3 तो 0 है, तो ये तो पूरा हो गया 0, तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या बच गया, 2c tan अल्फा। अब मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था फॉर प्योर क्ले के केस में फाई इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जब मैंने पहले क्लास ली थी उसी में मैंने बताया था प्योर क्ले के केस में क्या होता है, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो फाई 0। अगर फाई 0 है तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा क्या होता है अपना 45 प्लस 5/2, तो फाई 0 तो ये हट गया 0, तो tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अब इसकी जगह सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो गया 2c। इसी सिग्मा 1 अब मेरा किसके बराबर हो गया, इसको मैं बोलूंगा अनड्रेन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो मैं इसको रिप्रेजेंट किससे करता हूं, QU से, और C क्या हो जाएगा CU। अनड्रेन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, 2 टाइम्स ऑफ कोहेशन के बराबर। किसके बराबर आ रही है, 2 टाइम्स ऑफ कोहेशन। तो मेरे को अगर CU निकालना हो, तो अगर कहीं पे मेरे को अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी हो तो मैं CU निकाल सकता हूं। और ये वाला बहुत ही बार, मतलब कम से कम 4 से 5 बार सिर्फ इस इक्वेशन से पूछा हुआ है। क्या बोलता है वो कहीं ना कहीं आपको कोहेशन फाइंड आउट करने का तरीका बोलता है कि कोहेशन, या आपको मान लो इसी इक्वेशन में कहीं कोहेशन चाहिए। अब ये मान लो ट्राई एक्सेल का दे दिया उसने, टेस्ट दे दिया ट्राई एक्सेल का टेस्ट, और अब आपको C निकालना, बाकी सब कुछ गिवन। तो आप C कैसे निकालोगे, C आप निकालोगे कि आपको साइड में जाके दे देगा कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मान लो उसकी 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो कोहेशन कितना हो जाएगा 50/2 25। तो जैसे ही वो बोल देना अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो उसका बाय 2 कर दो, आपको कोहेशन की वैल्यू मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगा, कोहेशन की वैल्यू। तो बस यही था आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब अगर मेरे को इसमें मोर सर्कल बनाना हो, मोर सर्कल, एक ही मोर सर्कल बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो सिग्मा 1 सिग्मा 3 तो है नहीं, तो एक पहली बात तो मोर सर्कल कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। कहां से, भाई सिग्मा 3 0 है तो यहां से स्टार्ट होगा। तो जब भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो ओरिजिन से एक ही स्ट्रेस स्टार्ट हो सकता है, वो एक, तो ये आ जाएगा मेरा सिग्मा 1। अब अगर मेरे को फाई लाइन बनानी हो, मोर फेलियर एनवेलप क्या जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्यों, क्योंकि फाई तो है ही नहीं, फाई 0 है तो कोई एंगल बनाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये QU आ गया, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा मोर फेलियर एनवेलप, ठीक है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ कितने, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कितने मोर सर्कल्स बन सकते हैं, सिंगल, ओनली एक सर्कल। क्यों, क्योंकि सिग्मा 3 तो मेरा है ही 0, तो
मैंने ट्राई में क्या करा था, हमने जब सिग्मा 3 बढ़ाया तो सिग्मा 1 बढ़ा। जब इसमें सिग्मा 3 नहीं है तो मैं बढ़ाऊंगा किसको, तो सिग्मा 3 नहीं बढ़ाऊंगा तो सिग्मा 1 ऑटोमेटिक नहीं बढ़ना, क्योंकि सिग्मा 1 तो किसके बराबर है, सी यू के 2 टाइम्स के बराबर है। तो ये रहा आपके पास, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, सी यू, ठीक है। तो ये सी यू ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू यू, ठीक है, मतलब क्यू यू का आधा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान, ये सॉरी क्यू यू का यहाँ सी यू लिखना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोहर सर्कल, और क्यू यू तो इधर आ जाएगा, ये सिग्मा 1 किसके बराबर हो गया, क्यू यू के बराबर। ये आपको ध्यान रखना था। अब डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा है सी यू के आधा कैसे, क्योंकि ये रेडियस, ये भी ये आधा, तो रेडियस और ये भी रेडियस, तो अगर ये सी यू है ये भी सी यू, तो क्यू यू इज इक्वल टू नहीं आया 2 टाइम्स ऑफ सी यू, डायमीटर है ये और ये रेडियस है, तो उससे भी आ गया, मोर सर्कल से भी आ गया। तो जो रिजल्ट अपने इस इक्वेशन से आते हैं ना, वो सारे के सारे मोर सर्कल से भी आते हैं। तो अगर आपको मोर सर्कल आता है और आपको ये इक्वेशन भी याद नहीं है ना, मोर सर्कल ड्रॉ करना है, तो भी आप आसानी से सारे आंसर्स निकाल सकते हो। और मोर सर्कल कैसे बनाते हैं ये आपने अच्छे से पढ़ा है सोम में, और थोड़ा बहुत मैंने भी बताया था। ज़्यादा अपने जितना सॉइल में काम आता है उतना मैंने बताया आपको, ज़्यादा डिटेल में अपन गए नहीं। इसके बाद लास्ट टेस्ट बात कर लेते हैं, वेन शियर टेस्ट। किसकी बात कर रहा हूँ, वेन शियर टेस्ट, ठीक है। और ये वाला जो टेस्ट है अपन लैब में भी कर सकते हैं और फील्ड में भी कर सकते हैं। वेन शियर टेस्ट किसके लिए, लैब और फील्ड दोनों के लिए। जब मैंने आपको लिखा था चारों टेस्ट के बारे में, तब बताया था कि वेन शियर टेस्ट दोनों ही तरह की सॉइल के लिए कर सकते हैं। ये क्या है, वेन शियर टेस्ट, ठीक है। तो वेन शियर टेस्ट किसके लिए, बोथ लैब एंड फील्ड दोनों ही टेस्ट है ये, ठीक है भाई। अब ये किसके लिए कराया जाता, सेंसिटिव क्ले, फिशर्ड क्ले या सॉफ्ट क्ले, इन सब के लिए अपन ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब ये कौन सा टेस्ट होता है, ये भी अनड्रेन्ड टेस्ट होता है। ये भी क्या होता है, अनड्रेन्ड टेस्ट, क्योंकि इसमें ड्रेनेज का कोई अपने को पैरामीटर वगैरह नहीं है, यानी कि इसमें भी हम लोग क्या, यू कैन नॉट बी फाइंड आउट, यू कांट फाइंड आउट। तो हम लोग यू तो सिर्फ और सिर्फ किस में फाइंड आउट कर सकते हैं, पोर वाटर प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस ट्राई एक्सियल टेस्ट में। इसीलिए मैंने लिखा था मोस्ट एक्यूरेट, क्यों, क्योंकि हमको एक्जैक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है। और शियर स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से होती है, मोहर गुलाम की मॉडिफाइड थ्योरी के अनुसार। और ये सारे कोई ना कोई भी टेस्ट में इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से नहीं देते, ये टोटल स्ट्रेस की वजह से शियर स्ट्रेंथ बताते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब लैब टेस्ट में और फील्ड टेस्ट में क्या फर्क होता है, इसमें जो वेन शियर है ना, तो वेन की साइज का फर्क होता है। तो हाइट ऑफ वेन, डाया ऑफ वेन और थिकनेस ऑफ वेन। अब ये क्या होता है अभी देख लेंगे अपन, थिकनेस ऑफ वेन, वेन क्या होता है अभी देखेंगे, ठीक है। तो हाइट जो होती है, अगर लैब टेस्ट है तो लगभग 20 mm, h इक्वल टू 20 mm, और यहाँ पे होती है 10 से 20 सेंटीमीटर फील्ड में। और जो डाया होता है वो होता है लगभग 12 mm, d इक्वल टू 12 mm, और यहाँ होता है 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। देखो फील्ड और लैब में क्या है, फर्क आ रहा है। फील्ड में क्या होती है, सॉइल ज्यादा होती है इसलिए अपने को ज्यादा चाहिए। और थिकनेस क्या होती है इसमें, 0.05 से 1 mm, और यहाँ होती है 2 से 3 mm, ठीक है। फील्ड में क्या होती है, सॉइल ज्यादा एरिया में फैली हुई होती है, तो इसलिए मेरे को जो इक्विपमेंट चाहिए वो भी थोड़ा बड़ा इक्विपमेंट चाहिए, और लैब में मेरे को छोटा इक्विपमेंट चाहिए, इसलिए ये सारी साइजेस छोटी है, ठीक है। अब इस सॉइल, इससे मैं सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल कैन ऑल्सो बी फाइंड आउट, सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल कैन ऑल्सो बी फाउंड। इससे मैं सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल भी फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। इसमें ये जो वेन होता है, उस वेन को मैं क्या करता हूं, सॉइल के अंदर पंच कराता हूं और उसको घुमाता हूं। जैसे देखो कि जैसे ये है ना, ऐसे इसके ऊपर मेरे अंगुली के नीचे ये लगा वेन्स, यानी कि कटर्स लगे हुए। तो ये क्या होगा, ग्राउंड के अंदर डालूंगा या फील्ड के जहां पे भी मेरा सॉइल है उसके अंदर डालूंगा, तो ये ऐसे गोल गोल घूमेगा। गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, सॉइल को कट करेगा, और जितना ज्यादा जोर लगेगा इसको उतनी ज्यादा सॉइल की स्ट्रेंथ है। अब अगर सॉइल क्या होगी, एकदम डेंस होगी, तो ये घूमेगा ही नहीं, टूट जाएगा वहीं। तो वेन्स क्या होंगे, मेरे कटर्स जो होंगे वो टूट जाएंगे, घूमेंगे नहीं। तो सॉफ्ट सॉइल होगी तभी ये घूम पाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि ये क्या होगा, सॉफ्ट सॉइल्स के लिए काम का है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं। और कितना लगाते हैं, टॉर्क इज, ये भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ कि टॉर्क इज अप्लाइड, कितना टॉर्क लगाते हैं, एट द रेट 6 डिग्री पर
मिनट, हर मिनट में 6 डिग्री उसको घुमाएंगे। ये अभी तो मैंने क्या बहुत फास्ट घुमा दिया, लेकिन इतना फास्ट नहीं घुमाएंगे, 1 मिनट में सिर्फ 6 डिग्री घुमाएंगे। तभी अगर बहुत ज़्यादा तेज घुमाएंगे तो चाहे सॉफ्ट सॉइल हो तब भी टूट जाएगा, है ना। इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। तो टॉर्क ये तो टॉर्जनल कांस्टेंट होता है एक के, तो ये थीटा हो गया रोटेशन, और के क्या है टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे मेरे को टॉर्क मिल गया, तो टॉर्क मिल जाएगा, तो उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, अपने शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अब शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कैसे मिलेगी, देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। उससे पहले मैं बता देता हूं, ये जो शेयरिंग इसमें जो होता है ना, 2 तरह से टेस्ट हो सकता है। एक तो टू वे शेयरिंग, और एक होता है मेरा 1 वे शेयरिंग। ये भी टेस्ट 2 तरह से होता है। 2 वे का मतलब क्या होता है, 1 वे का मतलब क्या होता है, अभी दिखाते हैं। अब जैसे देखो, ये कोई शेयरिंग, ये मशीन है, ये मान लो मेरा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये मशीन ऐसे गई, ये ऐसे वेन्स लगे हैं, ठीक है, ये ऐसे वेन्स लगे, इसको ब्लू पेन से थोड़ा सही नहीं बना, इसको वापस से बना तो ये वेन्स 2 ही होते हैं एक्चुअली, है ना, मतलब 2 क्या है, 4 वेन्स होते हैं, ये ऐसे घूमते रहेंगे, घूमेंगे गोल गोल, है ना। तो 4 वेन्स होते हैं, ये घूमेंगे। इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, ये ऐसे ऊपर वाले को पकड़ के घुमाएंगे, सारे सेम साइज के होते हैं। अब यहाँ तो थोड़ा क्या फर्क आ गया, सारे क्या होंगे, एकदम बढ़िया वाले, बढ़िया साइज के होंगे, ठीक है। ठीक है, चारों सारे के सारे क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं। अब इसमें 2 वे शेयरिंग में क्या होगा कि ये जो वेन्स होंगे, इनके ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या होता है कि कंप्लीटली ग्राउंड के अंदर होता है, पूरा पूरा ग्राउंड के अंदर होगा, तो इसकी वजह से भी शेयरिंग होगा, और उसकी वजह से, कहने का मतलब ये है कि ये पूरा के पूरा ये जो है, ये यहाँ पर है ग्राउंड के इतना नीचे, यहाँ पे ग्राउंड है, ये इतना नीचे, तो क्या होगा, शेयरिंग जो होगी वो चारों तरफ होगी, यानी कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेरा कैसे होगा, ये जैसे सॉइल का सैंपल है, तो ये उसके चारों तरफ क्या होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, चारों तरफ यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर ये 1 वे ड्रेनेज है, ये सॉरी 1 वे शेयरिंग है, तो इसमें क्या होगा, ये जो है ना एक्चुअली जस्ट टच है। एक्चुअली देखो, इसमें क्या इतना नीचे है ग्राउंड से, लेकिन इसमें क्या है, ग्राउंड से टच है। तो जो शेयरिंग होगी वो किसकी वजह से होगी, वो सिर्फ और सिर्फ 3 तरफ से होगी, यानी कि ऊपर से शेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि ऊपर तो क्या है, कोई सॉइल है ही नहीं। ऊपर तो क्या है, ये जैसे मेरे हाथ के जस्ट बराबर टच है, तो अब मैं इसको घुमाऊंगा, वो आपको नहीं दिख रहा ना, तो ऊपर वाले हिस्से से कोई शेयरिंग नहीं होगी। लेकिन अब अगर 2 वे शेयरिंग है, तो ये ग्राउंड के इतना अंदर है, तो इस ये वाला पोर्शन भी सॉइल को शेयर करेगा, तो इसमें होगी दोनों तरफ से शेयरिंग। उसकी तरफ से क्या होती है, 1 वे शेयरिंग, यानी कि टॉप बॉटम और साइड से, इसमें टॉप बॉटम और साइड तीनों तरफ से शेयरिंग होती है। तो इसलिए इसको 2 वे शेयरिंग इसलिए बोलते हैं, क्योंकि टॉप भी पार्ट लेता है और इसमें टॉप पार्ट नहीं लेता, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 1 वे शेयरिंग। अब इसका जो फॉर्मूला होता है टॉर्क या शेयर स्ट्रेंथ का, टाउ यानी कि शेयर स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क अपॉन में पाई डी स्क्वायर, टॉर्क अपॉन में पाई डी स्क्वायर इंटू h/2 प्लस d/6, सॉरी, ठीक है। टाउ इक्वल टू क्या होगा, t अपॉन पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/6। h पता है हाइट ऑफ वेन होता है, d डाया ऑफ वेन होता है, और इसमें पाई डी स्क्वायर। और इसमें 1 वे शेयरिंग में टाउ इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, टाउ इक्वल टू t अपॉन में पाई डी स्क्वायर इंटू h/2 प्लस d/12 होगा। यहां पर क्या आ जाएगा, d/12। बस फर्क क्या है, इसमें d/6 था, इसमें उसमें क्या है d/12, इतना ज्यादा शेयरिंग का फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है ना, ये भी ऐसे घूम रहा है, तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट फेलियर है, वो भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट फेलियर है। तो बस ये था वेन शियर टेस्ट। अब इस वेन शियर टेस्ट में अब मैंने एक पॉइंट लिखा था कि मैं सेंसिटिविटी भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि QU यानी कि अनडिस्टर्ब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल, अनडिस्टर्ब्ड अपॉन में क्यू यू, यानी कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड सॉइल। ये अपन ने बात करी थी, रीमोल्डेड सॉइल, यानी कि ये अपन ने शुरुआत में बात करी थी कि दोनों की वजह से जो रेशियो आएगा, पहले क्या स्ट्रेंथ थी अनडिस्टर्ब्ड में, उसके बाद रिमोल्डेड के बाद में क्या स्ट्रेंथ रही, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब इसका क्या होगा, अब क्यू यू आपको पता है कि किसके बराबर होता है, अभी अपन ने किस में देखा, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्यू यू किसके बराबर देखा, 2 टाइम्स ऑफ सी यू, और रिमोल्डेड में भी 2 टाइम्स ऑफ सी यू, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो सी यू ऑफ अनडिस्टर्ब्ड अपॉन में सी यू ऑफ रीमोल्डेड। अब आप बोलोगे सर कि अनडिस्टर्ब तो चलो मैंने फाइंड आउट कर लिया, जब पहली बार इसको ग्राउंड में डाला तब उसकी जो स्ट्रेंथ आएगी अनडिस्टर्ब होगी, लेकिन ये रीमोल्डेड स्ट्रेंथ कैसे हुई, रीमोल्डेड तब एक बार इसको ग्राउंड में डाला, उसको पूरा शेयर करा दिया, तब तो हो गई अनडिस्टर्ब। जब उसको शेयर हो गया, पूरा टूट फूट हो गया, जब दोबारा टेस्ट उसी सेम सॉइल में करेंगे तो वो सॉइल कैसी होगी, टूटी फूटी होगी, यानी कि रीमोल्डेड होगी। तो उसी सॉइल में अगर दोबारा टेस्ट करूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, वो रीमोल्डेड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। पहले करूंगा पहली बार तब अनडिस्टर्ब, और उसी में दूसरी बार करूंगा तो मेरे को क्या जो जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, मेरे को रीमोल्डेड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। बस ये है। अब इसमें और कुछ बचा नहीं है, तो ये पूरा अपना शेयर स्ट्रेंथ के सारे टेस्ट हो गए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके ऊपर शेयर स्ट्रेंथ के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अब उसके बाद अपने जो मेनली 2 चैप्टर बचे हैं, एक तो अर्थ प्रेशर थ्योरीज और दूसरा अपना क्या बचा है, अपने फाउंडेशन यानी कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड वॉच आवर चैनल। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.